हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांचक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुने। एक बहुत ही खूबसूरत महिला जिसका नाम सविता होता है, उसने दो अंग्रेज़ों को कमरा किराए पर दे दिया था। अंग्रेज़ जिनका नाम हैरी और मार्टन होते हैं, लगभग 40-45 साल के हट्टे कट्टे मर्द होते हैं और दोनों को कमरा देने से पहले ये बोला गया था कि 3 दिन के बाद, यानी कि जैसे ही चौथा दिन आएगा तो मैं तुमसे किराया वसूल करूंगी। दोनों ही अंग्रेज रात भर बैठकर शराब पिया करते थे और दिन में इधर उधर घूमने निकल जाया करते थे। इस तरह से चौथा दिन आ जाता है। रात के तकरीबन 8 बजे का समय था। सविता रात के ठीक 8 बजे के आसपास उनके कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद उन दोनों से अपना किराया मांगती है। उन दोनों की नज़र जैसे ही सविता पर पड़ती है तो दोनों उसको देखकर मोहित हो जाते हैं, क्योंकि सविता का बदन गोरा चट्टा संगमरमर जैसा होता है और दिखने में वो बेहद खूबसूरत होती है। ये दोनों अंग्रेज जिनका नाम हैरी और मार्टन होता है, वो कहने लगते हैं कि तुम्हें एक रात का बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा अगर तुम हमारे साथ एक रात गुजार लेती हो। तो सविता के मन में ख्याल आने लगते हैं कि एक ही तो रात की बात है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। लेकिन सविता नहीं जानती थी ये दोनों गोरे अंग्रेज़ उसकी कितनी हालत ख़राब करने वाले थे, और इस तरीके से सविता मान जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो होने वाला था उसको सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के रामनगर इलाके से, और इसी इलाके में रहती है खूबसूरत महिला सविता, जो दिखने में बिल्कुल एक चांद की परी जैसी दिखाई देती है। उसकी उम्र 35 साल हो चुकी है, लेकिन दिखने में वो अभी भी 25-26 साल की किसी लड़की की तरह और दिखाई देती है। उसके गठीले बदन को देखकर मोहल्ले पड़ोस के जितने भी मर्द होते हैं उसकी तरफ एक टक देखकर सीटियां बजाते थे। वो इतनी खूबसूरत महिला होती है। उसके पति का नाम मुकेश था और इन दोनों के पास 10-12 कमरे होते हैं और वो इन सभी कमरों को किराए पर देते थे और उन्हीं कमरों से अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे। इन दोनों की एक ही बेटी थी जो कि अभी 12-13 साल की थी, जिसका नाम पूजा था। पूजा अभी 6 क्लास में पढ़ाई कर रही है और वो एक हॉस्टल में उसको भेज दिया गया था। वहीं पर रहकर ये अपनी पढ़ाई करती है और वहीं पर हमेशा के लिए रहती है। घर पर उसका कभी कभार आना जाना होता है। दिन बड़े अच्छे तरीके से गुजर रहे थे। उसका पति मुकेश सविता से काफ़ी खुश होता है और सविता भी अपने पति मुकेश के साथ खुश रहती है। लेकिन इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। एक दिन मुकेश काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसको तो एक लाइलाज बीमारी हो गई है। और लाइलाज बीमारी जब बताई जाती है तो सविता के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। डॉक्टर सविता को बताते हैं कि तुम्हारे पति मुकेश को एड्स हो चुका है। और इस तरह से जैसे ही सविता को इस बात का पता चलता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो कांपना शुरू कर देती है। और इसके बाद सविता अपना भी चेकअप करवाती है। जैसे ही चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर सविता को कहने लगते हैं कि तुम अपने पति के साथ अब शारीरिक संबंध नहीं बनाना। अगर तुम दोनों शारीरिक संबंध बनाओगे तो तुम्हें भी ये लाइलाज बीमारी हो सकती है, जिसके कारण तुम्हारी भी मौत हो सकती है और तुम्हारा पति चंद दिनों का ही मेहमान रह गया है। सविता अपने पति मुकेश को लेकर अपने घर पर आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हें ये लाइलाज बीमारी कैसे हो गई। दरअसल ये मुकेश जो है, जैसे ही शाम होती थी तो शाम के समय कोठों पर जाना शुरू कर दिया करता था और वेश्याओं के साथ भी सोया करता था, जिसके कारण वहीं से इसको ये लाइलाज बीमारी लग गई थी। और इस तरह से उसने साफ साफ शब्दों में अपनी पत्नी सविता को सब कुछ बता दिया था। तब सविता इसके साथ संबंध बनाने से डरने लगती है, इसके साथ सोने से डरने लगती है। वो इस बात की कसम खा लेती है कि मैं अपने पति के साथ कभी भी जीवन में अब शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। इस तरह से 1 महीने का समय गुजर जाता है
लेकिन सविता के अंदर अपनी जवानी का जोश उबलने लगता है। इसके दिन तो कट जाते थे, लेकिन रातें काटना मुश्किल हो जाती हैं। अब ये सोचने लगती है कि मुझे किसी न किसी गैर मर्द के साथ अपने शारीरिक संबंध जोड़ लेने चाहिए। और इसी बीच में दिल्ली के एयरपोर्ट पर हैरी और मार्टन, दो गोरे अंग्रेज, दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहाँ से सीधे ही एक होटल में चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद वो दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद एक बहुत ही अच्छा गार्ड ढूंढ लेते हैं। गार्ड ढूंढने के बाद ये पूरी दिल्ली में घूमते फिरते हैं, अच्छे अच्छे स्थानों को देखते हैं। पर जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय दोनों अंग्रेज गार्ड को कहने लगते हैं कि हमें शांत इलाके में रहना है, किसी अच्छे से कमरे का इंतज़ाम करो और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे कमरे का प्रबंध कर लो। और इस तरह से ये जो गार्ड होता है ढूंढते ढूंढते इस सविता के घर पर पहुंच जाता है और कहने लगता है कि सविता जी, हमें एक कमरा किराए पर चाहिए। इस कमरे में दो गोरे अंग्रेज रहने वाले हैं। जैसे ही सविता इन बातों को सुनती है तो कहने लगती है कि हमारे पास एक कमरा खाली पड़ा है, उस कमरे को हम किराए पर दे देंगे, लेकिन जो किराया है वो 3 दिन के बाद हम ज़रूर ले लेंगे। अब इसके बाद गार्ड इन दोनों अंग्रेज़ों को, हैरी और मार्टन को लेकर सविता के घर पहुंच जाता है और इसके बाद ये दोनों अंग्रेज़ इस कमरे में अपना सामान रखते हैं। लेकिन इसी बीच सविता उन दोनों गोरे अंग्रेज़ों को साफ साफ शब्दों में कहने लगती है कि 3 दिन के बाद मैं तुमसे किराया वसूल कर लूँगी। चौथा दिन अगर हो गया तो यहाँ से अपना सामान बांध लेना और यहाँ से निकल जाना। हैरी और मार्टन कहने लगते हैं कि हम 3 दिन के बाद तुम्हें किराया दे देंगे, इस किराए की तुम फिक्र मत करो। और इस तरह से दोनों ही गोरे अंग्रेज रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन तो गुजर जाता है, दूसरे दिन दोनों ही गोरे अंग्रेज अपने गार्ड को लेकर फिर से दिल्ली में घूमने निकल जाते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे स्थान देखने के बाद थक हार कर शाम के समय अपने कमरे पर आकर बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब के नशे में टल्ली होने के बाद इन दोनों गोरे अंग्रेज़ों में से एक गोरा अंग्रेज़, जिसका नाम मार्टन होता है, वो सविता के पास आता है और कहने लगता है कि सविता जी, हमारे लिए अगर कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। सविता उनको कहने लगती है कि मेरे इस कमरे में ऐसा कोई भी काम नहीं होता और ना ही तुम दोनों को यहाँ पर कोई लड़की मिलने वाली है। मार्टन वहाँ से खामोशी से आ जाता है और इस रात भी ये दोनों काफ़ी शराब पीकर नशे में टल्ली होकर बड़ी चैन सुकून की नींद सो जाते हैं। और इसी तरह से 3 दिन का समय गुजर जाता है। 3 दिन का समय गुजरने के बाद जैसे ही चौथा दिन होता है, चौथे दिन की रात आती है, दोनों गोरे अंग्रेज बैठकर अच्छे तरीके से शराब पी रहे होते हैं। रात के ठीक 10 बजे के बाद सविता इन दोनों के पास जाती है और कहने लगती है कि मेरा किराया दे दो। दोनों गोरे अंग्रेज़ों की नज़र आज सविता पर पड़ चुकी थी। सविता दिखने में काफ़ी सुंदर होती है। उसके गठीले बदन को देखकर वो दोनों अंग्रेज़ डगमगा जाते हैं और सविता को साफ साफ शब्दों में कहने लगते हैं कि ये लो पकड़ो अपना किराया, लेकिन आज की रात तुम हमारे साथ गुजारो। इस रात को हम तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे देने वाले हैं। सविता को काफ़ी ज़्यादा लालच आ जाता है और उसका पति भी आज भाग्य से बाहर चला गया था, जिसके कारण सविता अपने घर पर अकेली होती है। जैसे उसको पैसों का लालच आता है तो दोनों गोरे अंग्रेज़ों को कहने लगती है कि कोई बात नहीं, और अपने मन में यही सोचती है कि ये तो 40-45 साल के बुड्ढे हैं, ये भला मेरे साथ क्या कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ही टिक पाएंगे। लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये दोनों गोरे अंग्रेज़, हैरी और मार्टन, इसकी कैसी हालत करने वाले हैं। इसके बाद दोनों गोरे अंग्रेज़ अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और उसके साथ इस तरीके से संबंध बनाते हैं कि सविता की हालत ख़राब कर देते हैं। तभी सविता अपने मन में सोचने लगती है कि आज तो बुरी जगह फंस गई हूँ और पूरी उम्र इस रात को मैं याद रखने वाली हूँ। सविता अगले 3-4 दिन तक ठीक से चल भी नहीं पाती। इस तरह से अब सविता इन दोनों के साथ अपने हर रोज़ शारीरिक संबंध बनाने लगती है और उनसे काफ़ी पैसे ठगना शुरू कर देती है। लेकिन कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता ज़रूर है।
इसी बीच इस बात की खबर पड़ोसियों तक पहुंच जाती है। उनको भी इस बात की भनक लग जाती है और जैसे ही उसके पति को ये बात बताई जाती है तो उसका पति आग बबूला हो जाता है। वो दोनों अंग्रेज़ों को मारना पीटना शुरू कर देता है और साथ में अपनी पत्नी की भी पिटाई शुरू करता है। और इसके बाद तो ये खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। इस महिला सविता की जमकर बदनामी होती है। सभी लोग कहने लगते हैं कि एक महिला ने विदेशियों के साथ अपने शारीरिक संबंध बना लिए थे और इस तरह से ये सविता मजाक बनकर रह जाती है। कई दिनों तक तो सोशल मीडिया पर जमकर बवाल होता है, लेकिन यहाँ पर इसका पति कुछ दिनों के बाद सविता को तलाक दे देता है, जबकि उसको एड्स की बीमारी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। आधी रात को सोते हुए मैंने महसूस किया कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। उस समय मैं गहरी नींद में था। मैंने सोचा शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उसकी हरकतों से मेरी नींद खुल गई। तब तक मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ अजीब और गलत करने की कोशिश कर रही है। ये देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उससे कहा, तू मेरे साथ ये क्या कर रही है? तुझे कोई शर्म नहीं है क्या? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। इसके बाद भी मैंने देखा कि वो किसी अजीब तरह की खुशी पाने के लालसा में और भी ज़्यादा पागलपन करने लगी। उसकी इन हरकतों को देखकर मैं तो हैरान रह गया था। उसकी आंखों में मैंने एक अजीब तरह की ख्वाहिश देखी थी। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी वो मेरी बातें नहीं सुन रही थी। वो मेरी छोटी बहन होकर भी किसी खास आनंद की खोज में और ज़्यादा बेकाबू हो गई। दोस्तों, जो कुछ उसने मेरे साथ किया उसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम अमन है और मेरी उम्र 25 साल है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया था। मेरा घर मेरठ में है, लेकिन मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन जूलिया है। उसकी उम्र अभी सिर्फ 17 साल है और वो इस साल 12वीं की परीक्षा देगी। पापा किराना की दुकान चलाते हैं और माँ हाउसवाइफ है। अब असली बात पर आते हैं। सामने दशहरा की छुट्टियां थीं, इसलिए मैंने घर जाने की तैयारी की। सबके लिए शॉपिंग की, खासकर अपनी प्यारी बहन जूलिया के लिए। 3-4 पीस एक से बढ़कर एक खूबसूरत लहंगा खरीदा। मम्मी के लिए साड़ियाँ और पापा के लिए अच्छे अच्छे कुर्ते और पजामे। शॉपिंग के बाद ट्रेन की टिकट पहले से बुक थी, इसलिए दशहरा स्टार्ट होने से 2 दिन पहले घर के लिए निकल गया था। 2 साल बाद मैं अपने घर जा रहा था, क्योंकि नौकरी ज्वाइन करने के बाद घर जाना हुआ ही नहीं था। इसलिए सबके लिए कुछ न कुछ खरीदा था, खासकर अपनी प्यारी बहन के लिए। आखिरकार मैं अपने घर पहुंच गया। हमारे गांव तक पहुंचने में मुझे काफ़ी देर हो गई थी। गांव में हमारा घर काफ़ी अंदर था, इसलिए रात के 1 बजे तक पहुंच पाया। घर पहुंचा तो देखा सब लोग सो चुके थे। तब मैंने माँ को उठाया, फिर उनसे थोड़ी देर बातचीत करके खाना खाकर मैं भी सो गया। काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए जूलिया को मैंने नहीं जगाया था। सुबह जब 5 बजे मेरी छोटी बहन जूलिया ने मुझे जगाना शुरू किया, तब कमरे का दरवाज़ा खुला था, इसलिए वो पास आकर मुझे जगाने लगी और गिफ्ट के बारे में पूछने लगी। मैं नींद भरी आंखों से कह रहा था, अभी तू जा, अभी मुझे सोने दे। लेकिन उसे अभी चाहिए था, इसलिए उसने मेरे ऊपर की चादर खींच ली। मैं हड़बड़ाकर उठा और देखा कि मेरी तो हालत ख़राब थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और दूसरी तरफ वो मुझे इस हालत में देखकर हंस रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और उसे अच्छे से देखा, मानो मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। इन 2 साल में वो इतनी बड़ी हो गई थी कि बिल्कुल अनजान सी लग रही थी। उसका रूप और सौंदर्य जैसे छलक रहा था। इतने दिनों बाद मैंने अपनी प्यारी बहन को देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई अनजान परी मेरे घर आई हो।
तभी उसकी आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। जूलिया ने कहा, भैया क्या देख रहे हो इस तरह से, जैसे मुझे कभी देखा ही नहीं है। मैंने कहा, हाँ सच में तू तो बहुत बड़ी हो गई है, तुझे पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। तब जूलिया बोली, भैया मुझे बाद में दिल भर के देख लेना, पहले मेरे लिए क्या लाए हो वो निकालो। मैंने कहा, ओह दे तो रहा हूँ, और अलमारी से उसके कपड़े और कुछ मिठाइयाँ निकाल कर उसे दे दिया। वो बहुत खुश हो गई और उसी खुशी में मुझे एक अजीब तरीके से पकड़ लिया। उसके इस अजीब तरीके से पकड़ने पर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में गया और फ्रेश हो गया। बाथरूम से निकलकर मैंने सुबह का नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद कमरे में बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तभी जूलिया आई और बोली, भैया दशहरा पर मुझे मंगलग्राम घाटी घुमाने ले चलो ना। मैंने कहा, ठीक है चलेंगे। फिर दशहरा के शुरुआत दिन में हम भाई बहन मिलकर बहुत सारी मस्ती की। दशहरा के 8वें दिन को हम घूमने निकले। जूलिया ने कहा, कई दिनों से मंगलग्राम नहीं गए हैं, चलो हम मंगलग्राम चलते हैं। मैंने कहा, मंगलग्राम तो बहुत दूर है, एक दिन में वापस आना मुश्किल होगा क्या। तभी जूलिया बोली, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस जाना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम होटल में एक रात रुक सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, हम तो अपने भाई बहन हैं ना। प्लीज़ भैया मना मत करना। मैंने कहा, ठीक है अगर तुझे जाना है तो चल। मेरी छोटी बहन जूलिया बहुत चालाक है, उसने चालाकी से मम्मी को भी मना लिया। फिर अगले दिन हम दोनों भाई बहन मंगलग्राम के लिए निकल पड़े। सफ़र करते करते दोपहर हो गई। वहाँ पहुँचकर हमें पहले रहने की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि वहाँ से दिन में वापस आना मुमकिन नहीं था। हम दोनों ने मिलकर होटल ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार हमें एक कमरा मिला, वो भी सिंगल। दशहरा की छुट्टियों में हर जगह भीड़ थी, इसलिए सिंगल रूम ही लेना पड़ा। फिर हमने अपना बैग रखा और कुछ देर आराम करने के बाद घूमने निकल पड़े। जूलिया ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिसे देखकर सभी उसकी ओर देखते रह गए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा वो मजनू कैसे चीज़ लेकर घूम रहा है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उनके पास जाने लगा, लेकिन मेरी बहन जूलिया ने मुझे रोक दिया। फिर हमने बहुत मज़े किए और सारा दिन घूमने के बाद शाम को होटल लौट आए। फिर हमने कमरे में जाकर फ्रेश होकर दोबारा टहलने के लिए निकलने का फैसला किया। हमारे साथ पास के कमरे में एक नवविवाहित पति पत्नी भी थे, जिन्होंने हमें टहलने के लिए बुलाया था। जूलिया ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम भी बाहर जा रहे हैं, चलिए साथ में चलते हैं। यहाँ ज़्यादा लोगों के बीच में अकेले घूमना ठीक नहीं लगता। हम लोग मान गए और फिर उनसे बातचीत करते हुए हमारा परिचय हुआ। लड़के का नाम मुकेश था और लड़की का नाम पूजा था। तभी अचानक पूजा बोल पड़ी, आप दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो हैरान रह गया, समझ नहीं आया क्या कहूँ। तभी मेरी बहन जूलिया ने कहा, आप दोनों की भी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कितने महीने हो गए आपकी शादी को। तब मुकेश ने कहा, अभी 3 महीने ही हुए हैं। फिर मुकेश ने पूछा, आपकी शादी को कितने दिन हुए हैं। मैं कुछ कहने ही जा रहा था, तभी मेरी छोटी बहन जूलिया बोल पड़ी, अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। मैं तो जैसे आसमान से गिर पड़ा था कि मेरी बहन ये सब क्या कह रही है। तब मुकेश ने कहा, तो फिर आप लोग बिल्कुल सही समय पर हनीमून के लिए आए हैं, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई। दरअसल ऑफिस से छुट्टी मैनेज करते करते 3 महीने गुजर गए। इसके बाद पूजा ने पूछा, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। तब मेरी बहन जूलिया ने कहा, लव मैरिज। इधर मुझे गुस्से से पसीना आ रहा था और उधर मेरी बहन जूलिया मजाक करने पर तुली हुई थी। चलते चलते रात के 9 बज गए और हम सब फिर से होटल लौट आए। खाना पीना करने के बाद हम सोने के लिए अपने अपने कमरे में जा रहे थे। तभी पूजा ने कहा, गुड नाइट, हनीमून का आनंद लो, वापस नहीं आएगी ये रात, और हाँ आप लोग भी मज़े करो, हम तो आज पूरी रात मज़े में रहेंगे। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में पहुंचते ही जूलिया से बोलने लगा, ये सब क्या ड्रामा था, हम दोनों तो भाई बहन हैं,
तू सब कुछ भूल गई है क्या? जूलिया बोली, भैया क्या करूं? उन्होंने इस तरह से बात शुरू की कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं। सोचा 2-4 बातें करके अलग हो जाऊंगी, पर अब तो इतनी बड़ी बात हो गई कि कहने का मौका ही नहीं मिला। अब क्या किया जाए? यहाँ तो हम एक दिन के लिए ही हैं, तो हम पति पत्नी बनकर ही रह लेते हैं। मैंने कहा, मतलब तू क्या कह रही है? तब जूलिया बोली, अरे भैया, मैं तो सच में आपको अपना पति नहीं बना रही हूँ ना, बस एक्टिंग करने के लिए कह रही हूँ उनके सामने। मैंने कहा, ओह, तो आखिर मैं अपनी सगी बहन का पति बनना पड़ेगा? ठीक है, आज से तू मेरी पत्नी। जूलिया ने कहा, क्या भैया, तुम क्या कह रहे हो? मैं एक्टिंग की बात कर रही हूँ, असल में थोड़ी ना कह रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जा, कल एक्टिंग करेंगे। फिर हम दोनों लोग सो गए। जब रात गुजरी तो रात में गहरी नींद में मुझे महसूस हुआ कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ अजीब हरकतें कर रही है। मैं नींद में था, सोच रहा था शायद सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उसकी उन हरकतों की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रही है। मैं तो ये सब देखकर हैरान रह गया। फिर मैंने उससे कहा, तू मेरे साथ ये सब क्या कर रही है? तुझे शर्म नहीं आती क्या? मैं तेरा सगा बड़ा भाई हूँ। लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कि वो किसी अजीब से मकसद के साथ ये सब करने की कोशिश कर रही है। होटल के अंदर अपनी छोटी बहन का ऐसा व्यवहार देखकर मैं सच में हैरान रह गया था। उसकी आंखों और चेहरे पर जैसे एक पागलपन सवार था। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। मेरी सगी बहन होने के बावजूद भी न जाने वो मुझसे किस तरह की उम्मीद लगाए बैठी थी। वो एकदम पागल सी हो गई थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहन के पास इतने अजीब तरीके हो सकते हैं। उसने सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मेरी नींद और थकान को कुछ इस तरह ख़त्म कर दिया कि मुझे लगा कि मैं अब और कुछ सहन नहीं कर सकता। उसकी इस अजीब हरकतों ने लगभग मुझे तो पागल ही बना दिया था। आखिरकार मुझे ऐसा लगा कि मैं इस स्थिति का सामना कर ही नहीं पा रहा हूँ। तब मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, उस लड़की को अपना बना लेने की जो मेरे पास थी। लेकिन वो लड़की मेरी अपनी बहन थी, ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रही। ऐसे समय में इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता। मेरा भी वही हाल हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास आग जल रही हो और उसकी तपिश से मेरा पूरा शरीर टूट रहा हो। मेरा शरीर बार बार कांपने लगा और मैं भी अनजाने में उस सुख की तलाश में अपनी बहन के साथ ताल मिलाने लगा। उसे तो जैसे लगा कि उसके हाथों में स्वर्ग आ गया हो। तब मुझे लगा कि जो होगा सो होगा, अब इस मुश्किल समय का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे अपनी छोटी बहन के आगे हार माननी नहीं थी। फिर भी मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी। हालांकि मेरी बहन मुझसे करीब 9 साल छोटी थी। पहले तो मुझे लगा कि वो मुझसे तालमेल नहीं बैठा पाएगी, लेकिन जो मैंने देखा उससे तो मैं दंग रह गया। लगभग 3 से 4 घंटे तक लगातार प्रदर्शन करने के बावजूद वो ज़रा भी नहीं थकी। करीब 4 घंटे बाद ऐसा लगा जैसे हम किसी सपनों की दुनिया से लौटकर फिर से धरती पर आ गए हों। तब तक रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए हम लोग सो गए। रात के उस अजीब हादसे के बाद मैं सुबह जागा तो मेरे मन में घबराहट और एक अजीब सा डर था। मैंने सोचा कि क्या सच में कल रात जो हुआ वो एक सपना था, लेकिन मेरे आसपास का माहौल और जूलिया का व्यवहार मुझे और उलझन में डाल रहा था। वो बिना किसी परवाह के सामान्य बर्ताव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मेरी ओर देखा और कहा, भैया, आज फिर वही सब ड्रामा करना पड़ेगा ताकि हम लोगों पर शक न हो। मैं कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढ ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पूजा और मुकेश हमें नाश्ते के लिए बुलाने आए थे। मैंने जूलिया की ओर देखा तो वो फिर उसी नाटक के मूड में थी, जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। हमें उनके सामने दिखाना था कि हम एक नवविवाहित जोड़ा हैं। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये सब सही था? क्या ये सिर्फ एक खेल था या कुछ ज़्यादा गहराई में जा चुका था? उसके बाद दिन भर होटल में उनके साथ बिताया, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस रात पर जा रहा था।
अंदर से मैं अपने आप से लड़ रहा था, परंतु जूलिया एकदम सामान्य थी। मुझे लगने लगा था कि हमें ये नाटक खत्म करना होगा, वरना चीजें और भी उलझ जाएंगी। शाम को मैं जूलिया के पास गया और उससे गंभीरता से कहा, अब बस बहुत हो गया। ये सब जितना जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा होगा। हमें इस फर्जी रिश्ते को और आगे नहीं खींचना चाहिए। तब जूलिया थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, भैया, मुझे पता है कि मैंने जो किया है वो गलत था। उस वक्त मैं नहीं समझ पाई कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन अब हमें इसे ख़त्म करना चाहिए। तब मैंने राहत की सांस ली और हामी भरी। उस रात हमने फैसला किया कि अगली सुबह हम पूजा और मुकेश को सब सच बता देंगे, भले ही वो कुछ भी सोचें। अब और झूठ नहीं चल सकता। अगले दिन नाश्ते के समय हमने सबके सामने सच्चाई बताई। वो लोग हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे बात को समझ गए। मुकेश ने हल्के से कहा, यार, हमें लगा तुम लोग सीरियस हो, पर ये तो मजाक निकला। तब जूलिया ने भी हंसते हुए कहा, अच्छा है कि समय रहते सच बता दिया, नहीं तो बाद में और बड़ा मसला बन सकता था। फिर हमने सभी से माफ़ी मांगी और बाकी के दिन साधारण तरीके से बिताए। वापस लौटते वक्त जूलिया और मैं, हम दोनों समझ गए थे कि इस घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया था। हम दोनों ने फैसला किया कि अब कभी भी ऐसी हरकतों में नहीं पड़ेंगे। जैसे ही हम घर लौटे, मैंने एक नई शुरुआत की कोशिश की। हमें रिश्तों की मर्यादा का एहसास हो चुका था और ये घटना हमें हमेशा याद रहेगी, एक सबक की तरह। तो दोस्तों, ये कहानी मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी घटना है, शायद आप इसे सच मानने में हिचकिचाएं, लेकिन ये एक हकीकत है। इस दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो सुनने में अजीब लगती हैं, पर वो सच होती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब कोई लड़का या लड़की बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो भाई बहन हो या कोई और रिश्ता। कुछ सीमाएं बनाए रखना ज़रूरी होता है। एक दूसरे से थोड़ी दूरी रखने से गलत इच्छाएं और भावनाएं कम होती हैं। अगर हम सभी अपने रिश्तों में सही सीमाओं का पालन करें तो शायद हमारे समाज में ऐसी गलत और अनैतिक घटनाएं कम हों। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों की सोच गलत होती है उन्हें अपने चरित्र और सोच को सुधारने की ज़रूरत है। अंत में मैं यही कहूँगा कि रिश्तों की इज्जत करना और अपनी मर्यादा बनाए रखना हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानी सास और जमाई पर आधारित है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। जब भी मेरे दामाद और मेरी बेटी के कमरे से आवाज़ आती तो मैं बेचैन हो उठती। मेरा दिल मचलने लगता। मैं धीरे धीरे कदमों के साथ उनके कमरे के दरवाजे पर जाती और वो सब कुछ सुनने की कोशिश करती। उन दोनों की रोमांटिक बातें सुनकर मेरे हाथ बेकाबू होने लगते, मेरी उंगली थिरकने लगती। दरअसल मैं एक विधवा औरत थी, इसलिए बेटी की शादी के बाद दामाद ने मुझे अपने घर पर ही बुला लिया था। लेकिन एक दिन मेरी चोरी पकड़ी गई। मेरे दामाद ने मुझे वो सब करते देख लिया। तब मेरे दामाद ने मेरी बेटी को ड्यूटी पर भेजा और कहने लगा, माँ जी, आपको दामाद नहीं हीरा मिला है। आप चिंता न कीजिए, मैं आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करूँगा। ऐसा कहकर उसने मुझे 3 दिन तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं मुंबई में रहती हूँ। इससे पहले मैं गाज़ियाबाद में रहती थी। मैं आज आपको अपने खुद की वो सब करने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मेरी उम्र 40 साल है और मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम जोया है। अभी वो 20 साल की है। मैंने उसकी शादी कर दी आज से 6 महीने पहले। शादी करने का कारण ये था कि मेरे पति नहीं हैं। उनका अब देहांत हो चुका है रोड एक्सीडेंट में, आज से 5 साल पहले। तो मैंने सोचा कि आजकल का युग ख़राब है, जवान बेटी घर में है, कोई गार्जियन भी नहीं है, तो अपनी बेटी का रिश्ता
किसी जानकार के द्वारा कर दिया। लड़का इंजीनियर था, दिल्ली में रहता था, तो बात बन गई। क्योंकि लड़का अकेला था, मुझे लगा कि इससे बढ़िया रिश्ता कोई और हो ही नहीं सकता। शादी हो गई और मेरी बेटी दिल्ली चली गई। करीब 2 महीने बाद मेरी बेटी और दामाद का फ़ोन आया कि माँ जी आप अकेले क्या करोगी, हमारे पास दिल्ली ही आप आ जाओ। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरा दामाद बेटे की तरह व्यवहार करता था और मुझे बुलाया। मैं चली गई उनकी बात सुनकर। अपनी बेटी और दामाद को देखकर मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि उन दोनों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं थी और एक माँ को चाहिए ही क्या था। तो दोस्तों, मैं भी अपने सारे दुख सुख भूल गई और खुशी खुशी रहने लगी। मेरा दामाद एक दिन बोला, माँ जी आप विधवा की तरह मत रहा करो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, जो होना था सो हो गया, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं आती, तो आपको अपनी ज़िंदगी को खूब अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहिए। तब मैंने कहा मैं कर तो रही हूँ। तो मेरा दामाद बोला कि पहले तो अपने ये रूप रंग को अच्छी तरह से ठीक करो। एक काम करना, आज शाम को तैयार रहना, आज मैं ऑफिस से 4 बजे ही आ जाऊँगा, उसके बाद मैं आपको पार्लर लेकर जाऊँगा। वो 4 बजे आ गया और हम तीनों पार्लर चले गए। वहाँ जाकर उसने मेरा मेकओवर कराया। फिर मॉल से मेरे लिए अच्छी अच्छी वेस्टर्न ड्रेसें खरीदी, कैपरी, टी शर्ट, शॉर्ट्स। मैं भी बहुत खुश थी। दरअसल मेरा दामाद बहुत ही हाई फाई सोसाइटी में रहता था। वो दोनों मेरे चेहरे को देखकर कह रहे थे कि मम्मी जी आप तो 25-26 साल की लड़की लग रही हो। ये बात सच है कि मैं बहुत जवान दिखने लगी थी क्योंकि मैंने अपनी बॉडी पर हमेशा ध्यान दिया था, ऊपर से नहीं अंदर से, यानी कि मेरा शरीर एक परफेक्ट शेप में है। गोरा रंग होने के बावजूद मेरे नैन नक्श तीखे थे और फिक्र का तो पूछो ही मत। फिर मैं भी उन लोगों में ही रस बस गई और खुश रहने लगी। मैं अपनी बेटी की बड़ी बहन की तरह दिखती थी, ऐसा सारे लोग कहते थे। बस रात में ही तन्हाई होती थी क्योंकि मुझे अपने दूसरे कमरे से मेरी बेटी और दामाद की आवाज़ें आती थीं। मेरी बेटी दामाद जी से कहती थी, जानू ज़्यादा शोर मत करो वरना मम्मी सुन लेगी। तब मेरा दामाद कहता था, कोई बात नहीं, अगर माँ जी सुनती हैं तो सुनने दो, उन्होंने भी तो शादी के बाद यही सब किया होगा ना। अपनी बेटी और दामाद की रोमांटिक भरी बातें सुन सुनकर मैं अपने कमरे में ही तड़पती रहती थी। कुछ दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा। मैं वासना की आग में जलने लगी। अब तो मैं रोज़ रोज़ उनके कमरे के पास चली जाती जब वो दोनों रात में अपने बिस्तर पर होते थे और मैं वहीं खड़े खड़े ही उनकी बातों को सुनती। उन दोनों की बातें सुनकर मेरा दिल बेकाबू हो जाया करता, मेरे हाथ बेकाबू होने लगते, मेरी उंगलियां थिरकने लगती। मैं जानती थी कि ये सब गलत है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। फिर एक दिन मेरी बेटी को सरकारी जॉब का जॉइनिंग लेटर आया तो हम लोग बहुत खुश हो गए। मुझे भी लगा कि सारी खुशियाँ मिल गईं, पर एक दिक्कत थी कि मेरी बेटी बोली कि मुझे 20-25 दिन के लिए ट्रेनिंग पर जाना है, वो भी मुंबई हेड क्वार्टर। हम दोनों को यही चिंता थी कि अकेली लड़की कैसे रहेगी, पर वो कहने लगी, आप लोग चिंता ना करो, सिर्फ 20 दिन की ही तो बात है, फिर पोस्टिंग तो दिल्ली में ही है और मेरे साथ 2 और लड़की और हैं जो कि मेरे साथ ही जा रही हैं। हम तीनों साथ ही रहेंगे। तो मुझे और दामाद जी को थोड़ी सी तसल्ली हो गई और थोड़े दिन बाद ही वो मुंबई चली गई 20 दिन के लिए। दोस्तों, मैं दिन भर बोर होती रहती थी। शाम को दामाद जी आते, फिर वो मुझे बाहर घुमाने ले जाते और मैक्सिमम टाइम हम दोनों बाहर खाना खाते और हफ्ते में 2 दिन तो मूवी देखते। सच बताऊं दोस्तों, मुझे लगा ही नहीं कि वो मेरा दामाद है। हम दोनों साथ साथ रहते और दोस्त की तरह बात करते, पर रात को हम दोनों अलग अलग रहते। तीसरे दिन ही दामाद जी बोले, मम्मी जी जब हम लोग अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं तो ये रात को अलग अलग क्यों रहते हैं। मैंने कहा कुछ तो मर्यादा होती है। तो दामाद जी कहने लगे, मैंने पहले ही आपको बोला था ना कि ज़िंदगी को एंजॉय करो। मुझे लगा कि मेरा दामाद नाराज़ ना हो, इसलिए मैंने कहा ठीक है, और वो मेरे रूम में ही आ गया सोने के लिए। उस दिन मैंने ब्लैक कलर की जाली वाली नाइटी पहनी थी
जिससे कि मेरा पूरा वजूद साफ दिख रहा था। और वो सब देखकर मेरे दामाद से रहा नहीं गया और बोल उठा, माँ जी एक बात बताऊं, आप तो अपनी बेटी से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने कहा चुप हो जाओ, मजाक मत करो। उसने फिर से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप सच में वाकई बहुत खूबसूरत हैं। मैंने कहा तो फिर क्या इरादा है? उसने करीब आकर बोला, आज आप मेरी बीवी बन जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं करूँगी। वो बार बार जिद करने लगा और कहने लगा कि मैं नाराज़ हो जाऊँगा। मैंने सोचा कि एक ही तो है, चाहे दामाद कहूँ या बेटा, अगर ये नाराज़ हो गया तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूँगी। तब मैंने कहा ठीक है, पर आज के लिए बस। उसने कहा ठीक है और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मुझे थोड़ा ठीक भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अपनी रिश्ते की मर्यादाओं को तोड़ने जा रही थी। मैं अपनी ही बेटी की ज़िंदगी में एंट्री लेने जा रही थी। तभी दामाद जी के होंठ मेरे होंठों पर लग चुके थे। मैं पूरी तरह से कांप रही थी। तभी मेरा दामाद बोला, माँ जी आपकी बेटी तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और फिर पता ही नहीं चला। उस रात मेरे दामाद ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। फिर अगले दिन मेरा दामाद मुझे शिमला लेकर चला गया, 3 दिन का हनीमून का पैकेज लेकर। शिमला ले जाकर तो मेरे दामाद ने मुझे जवानी के सारे दिन ही याद दिला दिए थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। रात का खाना खाने के बाद मैं बेडरूम में सोने चला गया। थोड़ी देर में मम्मी भी सारा काम निपटाकर सोने के लिए आई। मम्मी ने ब्लैक कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था। तब मैंने लैपटॉप से नज़रें हटाकर मम्मी की ओर देखा। मम्मी नीचे झुककर तकिया ठीक कर रही थी। तकिया सही करने के बाद मम्मी बिस्तर पर लेट गई। तब मैंने भी अपना लैपटॉप बंद कर दिया, फिर लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में दिन की वो घटना बार बार घूम रही थी। बहुत देर तक तो मैं जागा रहा, जबकि मम्मी शांति से सो रही थी। कुछ समय बाद मम्मी ने करवट ली और मेरी तरफ पीठ करके सो गई। फिर उन्होंने छत की ओर मुंह करके लेटना शुरू किया। मैं थोड़ी देर के लिए डर गया था, लेकिन जब मम्मी जागी नहीं तो मुझे थोड़ी राहत मिली। मेरी हिम्मत बढ़ी और मैं धीरे धीरे मम्मी की ओर देखने लगा। मम्मी ने कुछ ही पल के लिए मेरी तरफ देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने समझ लिया कि वो अभी भी जाग रही है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और खुद को संतुष्ट महसूस किया। मम्मी भी खुश थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि उन्हें भी संतोष मिला है। मम्मी क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने जब ऐसा पूछा तब उन्होंने बोला, अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तूने मम्मी को बहुत खुश किया। फिर मैंने मम्मी के पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। मम्मी अब से तुम्हें केले खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने मम्मी के कान में धीरे से कहा। तब मम्मी बोल उठी, बेटा तुझे ये कैसे पता चला? मम्मी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए पूछा। तब मैंने उन्हें बताया कि आज दोपहर जब मैं घर आया तो कमरे से तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने दरवाजे के होल से देखा तो मुझे सब समझ आ गया। तभी मैंने ठान लिया था कि अब से मम्मी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम रोहित है। मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। वहीं पर मैं और मेरा परिवार रहता है। पैसे की कमी नहीं है। मेरे पिताजी खूब पैसा कमाते हैं और मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको मेरी अचानक घटी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और उस समय मैं इतना होशियार भी नहीं था। हमारे घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरे पिताजी रहते हैं। हमारा घर काफ़ी बड़ा है, जैसे किसी अमीर का बंगला हो। पिताजी हमेशा सुबह काम पर निकल जाते हैं और रात को देर से घर आते हैं।
उस समय घर पर मैं और मम्मी ही होते थे। मैं कुछ देर पढ़ाई करता था और फिर सो जाता था, लेकिन मम्मी हमेशा पिताजी का इंतज़ार करती रहती थी। उस समय मैं कॉलेज के आखिरी साल में था। एक सुबह जब मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, तो मैंने मम्मी की तेज़ आवाज़ सुनी। वो कह रही थी, क्या कर रहे हो तुम? रात के 2 ढाई बजे घर आते हो और कहते हो ऑफिस में काम था। रात के 2 बजे कौन से ऑफिस का काम चलता है? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि उस स्वीटी के साथ थे? मम्मी काफ़ी गुस्से में थी। मेरी मम्मी आम तौर पर किसी पर गुस्सा नहीं होती थी। उनका स्वभाव बहुत शांत था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, मम्मी बहुत गुस्से में थी। मैं 2 बजे आऊँ या 3 बजे, तुम्हें जो चाहिए वो मिल तो रहा है ना, फिर चुप रहो। पिताजी ने तेज़ आवाज़ में मम्मी से कहा था। क्या जो चाहिए वो मिल रहा है? पैसा, गहने, इन सब के अलावा भी कोई सुख होता है? अब और कुछ मत बोलो, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। 3 4 महीने हो गए हैं, तुमने मुझे छुआ तक नहीं है। आखिर उस स्वीटी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मम्मी की आवाज़ और तेज़ हो गई थी। तभी पिताजी गुस्से में बोले, बार बार स्वीटी मत कहो, नहीं तो क्या करोगे? मम्मी ने उल्टा जवाब दिया। उस समय पिताजी का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तभी अचानक तेज़ आवाज़ हुई और उसके साथ ही मम्मी की चीख से पूरा घर गूंज उठा था। मैं तुरंत अपने कमरे से भागकर उनके बेडरूम की ओर गया। जो दृश्य मैंने देखा, उसे देखकर तो मैं सन्न रह गया। पिताजी मम्मी को बेल्ट से मार रहे थे। मम्मी दर्द से चीख रही थी, लेकिन पिताजी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे मम्मी को बचाने की कोशिश की ताकि उन्हें बचा सकूं, लेकिन पिताजी अभी भी नहीं रुके। जैसे ही मुझे भी 2 4 फटकारें लगीं, पापा रुक गए और तिलमिलाते हुए मेरी ओर गुस्से में देखने लगे और फिर घर से बाहर चले गए। फिर मैंने मम्मी की ओर देखा। मम्मी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मैंने मम्मी को सहारा देकर उठाया। उठते समय मम्मी करा उठी थी। मैंने उन्हें बेड पर बिठाया। तब तक उनके हाथ और पीठ पर लाल निशान पड़ गए थे। ये देखकर मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आया। कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? कोई अपनी पत्नी को ऐसे कैसे मार सकता है? फिर मैं जल्दी से किचन में गया। एक कटोरी में तेल और हल्दी मिलाई और मम्मी के पास ले आया। मुझे भी अपनी पीठ पर लगे 2 4 फटकारों की चोट महसूस हो रही थी। मम्मी सुबक सुबक कर रो रही थी। फिर मैंने मम्मी के हाथ और पीठ पर तेल हल्दी का मिश्रण लगाना शुरू कर दिया। जहां उन्हें चोट लगी थी, कुछ जगहों पर हल्का खून भी आ गया था। मिश्रण लगाने के बाद मैंने कटोरी को एक ओर रख दिया और मम्मी के पास बैठ गया। मम्मी ने मुझे देखा और तुरंत मुझे गले से लगा लिया। फिर वो मेरी गर्दन में सर छिपाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मम्मी के आंसुओं से मेरा कंधा भीग चुका था। मैं उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों काफ़ी देर तक यूं ही एक दूसरे की बाहों में रहे। तभी मम्मी के हाथ जब मेरी पीठ के निशानों को छूने लगे, तो दर्द की तेज़ लहर उठी और मैं करहाने लगा। मम्मी को जैसे ही इसका एहसास हुआ, वो तुरंत मुझसे दूर हट गई। फिर मम्मी ने मेरा शर्ट ऊपर उठाया और उसी कटोरी से तेल हल्दी का मिश्रण धीरे धीरे मेरे पीठ पर लगाने लगी। लगाते समय भी वो सुबक रही थी। तू क्यों मेरे बीच में आया? बेवजह तुझे मार पड़ी, मम्मी ने ऐसा कहा। फिर मैंने उनसे कहा, मम्मी तुम्हारे लिए अगर मेरी जान भी चली जाती तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? जब मैंने ये पूछा, तब मम्मी मेरी ओर देखते हुए बोली, तुझे बताऊं या ना बताऊं, ऐसा सोच रही हूँ। छोड़, पर अब तुझे ये सब जान लेना ही चाहिए। पिछले 2 साल से तेरे पापा ऑफिस की एक लड़की के चक्कर में हैं। रात को देर से आते हैं और मेरा तो जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है उनके लिए। और मुझे ये बताते हुए भी शर्म आ रही है कि पिछले कई महीनों से उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं है। कई बार तो मन करता है कि अपनी जान दे दूं, पर मेरे बाद तेरा क्या होगा, ये सोचकर मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया। पर सच में अब इस ज़िंदगी से थक चुकी हूँ। अब मैंने तय कर लिया है, एक ही घर में रहूँगी, लेकिन उनसे कोई भी संबंध नहीं रखूँगी। मम्मी की ये बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। इतनी खूबसूरत
सुशिक्षित और समझदार मम्मी होने के बावजूद पापा किसी दूसरी औरत के चक्कर में कैसे पड़ गए। मन ही मन मैंने पापा के इस कर्म को दोषी ठहराया। मम्मी वाकई बहुत सुंदर थी। सुंदर चेहरा, नाजुक नैन नक्श, गुलाबी होंठ, गोरा रंग, वो एकदम किसी चित्र में बनाई गई देवी की तरह दिखती थी। फिर भी पिताजी को उनकी सुंदरता क्यों नहीं दिखती। उस दिन के बाद से मम्मी ने पापा से बात करना बंद कर दिया। वो मेरे कमरे में मेरे पास ही सोने लगी थी। पापा महीने में घर का सारा सामान भरवा देते थे और टीवी के पास वाली दराज में 8-10 हज़ार रुपये रख जाते थे। अब तो पापा घर पर खाना भी नहीं खाते थे। वो उस औरत के घर से ही खाकर आते थे और कभी कभी घर आते भी नहीं थे। धीरे धीरे ऐसे ही 2 साल और बीत गए। तब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था और एक आईटी कंपनी में काम करने लगा था और अब मैं 25 साल का हो गया था। रोज़ का व्यायाम और अच्छा खान पान करने की वजह से मेरी सेहत भी अच्छी हो गई थी। अब तो पापा महीने में 2-3 बार ही घर आते थे। मुझसे भी कम ही बात करते थे। हालांकि मम्मी अब उस सदमे से उभर चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। मैंने उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा था। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। जब मैं नौकरी पर गया तो कंपनी ने मुझे लैपटॉप दिया, इसलिए मैंने घर पर इंटरनेट कनेक्शन भी लगवा लिया। बचपन से मम्मी के साथ रहने के कारण मेरे पास ज़्यादा दोस्त नहीं थे। मम्मी ही मेरे सबसे करीबी दोस्त थी। शाम के समय जब मैं काम से घर लौटता तो फ्रेश होकर चाय पीता और फिर बेडरूम में जाकर लैपटॉप पर इंटरनेट चलाता। ये मेरा समय बिताने का जरिया बन गया था। उस वक्त की उम्र के कारण मैं इंटरनेट पर तरह तरह फिल्में देखता रहता था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा माँ और बेटे के बीच की फिल्में पसंद आने लगी थी। धीरे धीरे मेरी नज़रें मम्मी को देखने के तरीके में भी बदलाव आने लगा था। एक दिन सोमवार का दिन था। रात के करीब 9 बजे होंगे। अचानक पापा घर आए। हमारा घर मम्मी के नाम पर था। पापा मम्मी से कहने लगे कि घर उनके नाम कर दो। तब मम्मी ने इनकार कर दिया। तब पापा उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगे। मम्मी चुपचाप सुनती रही। तभी पापा ने मम्मी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। ये देखकर अब मेरा खून खौल उठा था। पापा दूसरा थप्पड़ मारने ही वाले थे, तभी मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पापा अब बहुत हो गया, ये तमाशा बहुत हो चुका है, अब और नहीं सहन कर सकता। आज से इस घर में कदम रखा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर मम्मी ने भी गुस्से में पापा को खूब डांटा। पापा मम्मी की ज़ोर से डांटने पर अचानक रुक गए और मेरे ताकतवर शरीर को देखकर वहाँ से चले गए। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मम्मी के पास चला गया। मम्मी ने मुझे आंसुओं से भरी आंखों से देखा और दौड़ते हुए आईं। फिर मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भी मम्मी को सीने से लगा लिया। मम्मी हिचकियाँ लेकर रो रही थी और बोल रही थी, ठीक किया बेटे, इस आदमी की यही औकात है। आज के बाद अगर ये घर में दोबारा ना आया तो अच्छा ही है। मैंने कहा अब इस घर में उसके आने की हिम्मत नहीं होगी और अगर आ भी गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने गुस्से में मम्मी से कहा। फिर मम्मी ने चिंतित होते हुए कहा, रोहित बेटा, मत उलझ इस आदमी से। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी। फिर मैंने भावुक होकर बोला, तू चिंता मत कर मम्मी, उस समय मेरे पास नौकरी नहीं थी इसलिए हम मजबूर थे, लेकिन अब मेरे पास अच्छी नौकरी है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने मम्मी को भरोसा दिलाते हुए कहा। फिर एक दिन मैं दोपहर में काम से घर वापस आया। मैंने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। तभी मुझे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। मैं बेडरूम के दरवाजे के पास गया। तब दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे के हॉल से अंदर झांका और देखा कि मम्मी अंदर कुछ कर रही थी। जो नज़ारा मैंने देखा उसे देखकर मैं चौंक गया। लगभग 10 मिनट तक मैं वही सब देखता रहा। थोड़ी देर बाद कमरे का माहौल एकदम से शांत हो गया। फिर मैं दरवाजे से हट गया और धीरे से बाहर बरामदे का दरवाज़ा खोला। फिर ज़ोर से कहा, मम्मी मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ पर हो। ये कहते हुए मैंने अपने हाथ में पकड़ा बैग सोफे पर रख दिया और जूतों के फीते खोलने लगा। कुछ ही देर में मम्मी ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। मुझे अचानक देखकर उनके चेहरे पर घबराहट और आश्चर्य के भाव थे।
मैंने जल्दी से अपने जूते उतारे और बेडरूम में घुस गया। टेबल पर मुझे केले की प्लेट दिखाई दी। मैंने एक केला उठाया और खाने लगा। मम्मी मेरे पीछे पीछे आई। मैं जैसे ही केले को खाने वाला था, मम्मी कुछ बोल नहीं वाली थी, लेकिन मैंने पहले ही केले को मुंह में रख लिया था। मम्मी हैरानी से मेरी ओर देख रही थी और मैं शांति से केला खा रहा था। केला थोड़ा कच्चा था, इसलिए पूरी तरह से मीठा नहीं था। मम्मी केले बहुत अच्छे हैं। और हैं क्या? मैंने केले खाते हुए मम्मी से पूछा। मम्मी ने कुछ जवाब दिया, लेकिन अपने मुंह में ही। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताती चलूं, उन केलों का स्वाद इतना अच्छा था कि कुछ मत पूछो। केले खाने के बाद मैं बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गया और फिर कमरे में जाकर लैपटॉप खोल दिया। फिर मैं एक रोमांटिक मूवी देखने लगा। फिर रात को खाना खाने के बाद मैं बेडरूम में सोने चला गया। थोड़ी देर में मम्मी भी सारे काम निपटाकर सोने के लिए आई। मम्मी ने ब्लैक कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था। तब मैंने लैपटॉप से नज़रें हटाकर मम्मी की तरफ देखा। मम्मी नीचे झुककर तकिया ठीक कर रही थी। तकिया सही करने के बाद मम्मी बिस्तर पर लेट गई। तब मैंने भी अपना लैपटॉप बंद कर दिया। फिर लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में दिन की वो घटना बार बार घूम रही थी। बहुत देर तक तो मैं जागता रहा, जबकि मम्मी शांति से सो रही थी। कुछ समय बाद मम्मी ने करवट बदली और मेरी तरफ पीठ करके सो गई। फिर उन्होंने छत की ओर मुंह करके लेटना शुरू किया। मैं थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन जब मम्मी जागी नहीं तो मुझे थोड़ी राहत मिली। मेरी हिम्मत और बढ़ गई और मैं धीरे धीरे मम्मी की ओर देखने लगा। मम्मी ने कुछ ही पल के लिए मेरी ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने समझ लिया कि वो अभी भी जाग रही है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और खुद को संतुष्ट महसूस किया। मम्मी भी खुश थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि उन्हें भी संतोष मिला है। मम्मी, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने जब ऐसा पूछा तब उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तूने मम्मी को बहुत खुश किया। फिर मैंने मम्मी से बड़े प्यार से कहा, मम्मी, अब से तुम्हें केले खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मम्मी के कान में धीरे से कहा था। तब मम्मी बोल उठी, बेटा तुझे ये कैसे पता चला? मम्मी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए पूछा। तब मैंने उन्हें बताया कि आज दोपहर जब मैं घर आया तो कमरे से तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने दरवाजे के हॉल से देखा तो मुझे सब समझ में आ गया। तभी मैंने ठान लिया था कि अब से मम्मी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। रोहित, मेरे राजा, तू कितना प्यारा है, अपनी मम्मी से कितना प्यार करता है। मम्मी ने भावुक होकर कहा। हाँ मम्मी, अब से तुम्हें मैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैंने ऐसा कहा। अब पापा भी हमें सताने नहीं आएंगे और अब वो दोबारा इस घर में कदम नहीं रखेंगे, इसलिए तुम अब चिंता मत करना। अब हम दोनों माँ बेटे खुशी खुशी रहेंगे। उस दिन हम दोनों ने सुख और शांति का आनंद लिया और फिर आराम से सो गए। अगली सुबह मम्मी ने सारे काम निपटाए और मुझे उठाने आई। मैंने जल्दी से तैयार होकर चाय पी और हम दोनों गपशप करने लगे। तभी हमने देखा कि पापा अचानक से आकर हमारे सामने खड़े हो गए। तब मम्मी ने पापा से पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? एक बार कह दिया कि हम ये घर नहीं देंगे तो फिर क्यों आए हो? पापा ने जवाब दिया, मुझे अब घर नहीं चाहिए, मैं बस यही बताने आया हूँ कि मैं अब दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, तो मुझे तुमसे तलाक चाहिए। फिर मम्मी ने मेरी ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? मैंने कहा, मम्मी, जो तुम्हें सही लगे वो करो। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, मेरा भरोसा करो। मम्मी ने फिर पापा को तलाक के लिए हाँ कह दिया। दोपहर को मम्मी और पापा दोनों ऑफिस गए और अपने बाकी कानूनी काम निपटा कर लौटे। उसके बाद से पापा हमें कभी दिखाई नहीं दिए और हमने भी उन्हें कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। हम दोनों अब अपने घर में बहुत खुश थे और पापा भी अपनी सेक्रेटरी के साथ बहुत खुश थे। अब हम दोनों अकेले रहते हैं और अपने सुख दुख का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही चलते चलते अब कई साल बीत चुके हैं। अब मम्मी मुझसे कहने लगी है कि अभी तेरा बहुत जीवन बाकी पड़ा है, तू किसी अच्छी लड़की को देख ले जिससे मैं तेरी शादी करा सकूं। और हाँ, शादी के बाद मुझे भूल मत जाना। मैंने हंसते हुए कहा।
तो मैं कैसे भूल सकता हूँ मम्मी, तुम तो मेरी मम्मी हो। फिर हम दोनों हंसने लगे। अगले कुछ महीनों तक हमारा जीवन बहुत शांति और खुशी से बीत रहा था। मम्मी और मैं अब तक एक दूसरे का ख्याल रखते आ रहे थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन मम्मी की बात मेरे दिमाग में अक्सर घूमती रहती थी। उन्होंने कहा था कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने इस बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया और एक दिन मम्मी से खुलकर बात की। मैंने उनसे कहा, मम्मी आपने सही कहा था। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ूं। मुझे लगता है कि अब मुझे भी किसी के साथ अपना जीवन बिताने की ज़रूरत है। मम्मी ने मेरे चेहरे की ओर देखा और प्यार से मुस्कुराई। फिर उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, मैं हमेशा चाहती थी कि तू अपनी ज़िंदगी को खुशी और प्यार से भर ले। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। इसके बाद मम्मी ने मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में मम्मी को एक अच्छा रिश्ता मिला। लड़की का नाम संजना था। संजना बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी। जब मैंने उससे पहली बार मुलाकात की तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन का वो खालीपन भर गया हो। संजना और मैं जल्दी ही शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद हमारा घर और भी खुशहाल हो गया। मम्मी, संजना और मैं एक परिवार की तरह रहने लगे। मम्मी को अब इस बात की खुशी थी कि उन्होंने मुझे अकेलेपन से बाहर निकालकर मेरे लिए एक नया जीवन शुरू करने में मदद की थी। समय बीतता गया और हमारा जीवन पहले से भी बेहतर होता चला गया। मम्मी अब पहले से ज़्यादा खुश रहती है और मुझे भी इस बात की तसल्ली थी कि मैंने उनका हर सपना पूरा कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।